बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 1 सेशन 2 चैप्टर नंबर 5 सैलरी। बड़ा ही आसान चैप्टर है अगर आप इसको लॉजिकली लेके चलें। सर जी, सैलरी से जहन में फौरन आता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयमेंट। जो बंदा नौकरी देता है वो एम्प्लॉयर है, जो बंदा नौकरी करता है और पैसे कमाता है वो एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयमेंट में क्या शामिल है? सर एम्प्लॉयमेंट में 3 चीजें शामिल हैं, ये जरा पढ़ने वाली हैं। एम्प्लॉयमेंट में 3 चीजें शामिल हैं। कंपनी का डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट में शामिल है, सरकारी मुलाजिम एम्प्लॉयमेंट में शामिल है, फिक्स सैलरी लेने वाला बंदा एम्प्लॉयमेंट में शामिल है। तो एम्प्लॉयमेंट में ये 3 चीजें हैं। एम्प्लॉयर जो बंदा नौकरी देता है वो एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉई जो बंदा नौकरी करता है, सर्विसेज देता है और उसके बस पैसे लेता है, ये एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एम्प्लॉयमेंट के एवज जो बेनिफिट्स पैसा देता है उसे सैलरी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर उस सैलरी में क्या शामिल है? उस सैलरी में पे भी शामिल है, ओवर टाइम भी शामिल है, फी भी शामिल है, वेज भी शामिल है, बोनस भी शामिल है, ग्रेचुटी, लीव पे, कमीशन और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ये सब चीजें शामिल हैं। इसमें आमतौर पर स्टूडेंट जो सवाल पूछते हैं, अभी देखिए इस कमीशन, आप नौकरी करते हैं, एक बंदा एसबीआई में जॉब करता है, उसको कहा हुआ है कि यार फॉर एग्जांपल पर एनरोलमेंट तुम्हें 200 रुपया दिया जाएगा, ये सैलरी के अलावा वो ले रहा होता है और ये क्या कहलाता है? ये कमीशन कहलाता है। ये भी सैलरी का हिस्सा है। हालात मुश्किल हो गए, उसमें नौकरी करनी मुश्किल हो गई, वो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट है। वो मुश्किल हालात पर काम करने के इजाफी पैसे वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। लीव पर पे, ये लीव पे है, ये भी सैलरी के हेड में आएगा। ग्रेचुटी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अमाउंट है, बोनस है, वेज है, फी, ओवर टाइम पे, कोई भी चीज ये अंडर द हेड सैलरी फॉल कर रही होती है। ये सारे बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे होते हैं। सर जी, परक्विजिट किसको कहते हैं? सहूलत को। और अलाउंस किसको कहते हैं? पैसे को। सर सहूलत देना, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो घर की रिहाइश की हो, चाहे वो सवारी की हो, चाहे वो बिलों की हो, चाहे वो मुलाजिम की हो। सर समझ आ रही है? ये परक्विजिट में आता है। और अलाउंस क्या आता है? अलाउंस पैसे देना, किसी भी सहूलत का नाम देके पैसे देना। बेसिकली इसमें एक मेजर डिफरेंस है। सहूलत जो है ये बेनिफिट है जो आपको मिलता है, और जो अलाउंस है ये पैसे हैं जो आपको मिलते हैं उस बेनिफिट के लिए। मेनली ये फर्क है। अच्छा, एक चीज और बताता चलूं, परक्विजिट जो है ये तो आपको एक्चुअल की बेस पर में शामिल मिलता है, जितना एक्चुअल होता है उस बेस पर। लेकिन अलाउंस आप एक्चुअल इस्तेमाल करेंगे। मेडिकल अलाउंस आपको मिलना है, आप बीमार हो या ना हो, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी जो है वो तो आप तभी अवेल करते हैं जब आप एक्चुअल में बीमार होते हैं। तो परक्विजिट, अलाउंस और एक पॉइंट है जी रीइंबर्समेंट। व्हाट इज रीइंबर्समेंट? रीइंबर्समेंट कहते हैं कोई भी खर्चा जिसको वापस किया जाए, रीइंबर्स किया जाए एम्प्लॉयर की जानिब से, एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड सोली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। सर मुझे एसबीआई वालों ने कहा कि आप इस्लामाबाद जाके पढ़ाएं, मैं इस्लामाबाद गया, वापस आया, वापसी पे आकर इनको मैंने फ्यूल का बिल दिया, इन्होंने मुझे पैसे दे दिए, मैंने जो बिल दिया और उसके बस पैसे लिए, ये रीइंबर्समेंट।
बिल देकर पैसे वापस लेना, दिस इज रीइंबर्समेंट। तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि बेनिफिट जो मिलते हैं वो परक्विजिट की फॉर्म में हो सकते हैं और अलाउंस की फॉर्म में हो सकते हैं। परक्विजिट बाजू का मॉनिटरी टर्म में आपको एग्जैक्टली पता होता है कि बिजली का बिल का मेरे एम्प्लॉय ने कहा जितना बिल है मैं दूंगा, बिल है 1 लाख रुपए, तो भाई ये तो पैसों की सूरत में मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी और जो अदर देन मनी है जैसे कन्वेंस और एकोमोडेशन, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यूएशन मेथड से जो टैक्स के रूल में बताई गई है। तो भाई परक्विजिट अगर तो काम करने के लिए हो सर तो वो इनकम में शामिल, काम करने के लिए हो तो वो इनकम में शामिल नहीं होता, काम करने के एवज हो तो वो इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर जी आप एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होने के कोई पैसे लिए, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली के कोई पैसे लिए, एम्प्लॉयमेंट की किसी शर्त की वजह से कोई पैसे लिए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कोई कंडीशन में तब्दीली आ गई, कोई रिस्ट्रिक्शन में तब्दीली हो गई, एसबीआई वालों ने कहा आपने कहीं और नहीं पढ़ाना, मैंने उसके एवज भी पैसे लिए। एसबीआई वालों ने कहा ऑनलाइन भी पढ़ाना है, फिजिकल भी पढ़ाना है, मैंने उसके एवज भी पैसे लिए। एसबीआई वालों ने कहा रात 4 बजे के बाद भी पढ़ाना है, मैंने उसके एवज भी पैसे लिए। एसबीआई वालों ने कहा 5 साल तक आपने इधर पढ़ाना है, मैंने उसके एवज भी पैसे लिए। सर ये जो पैसे मैं लेता जा रहा हूं ना ये मेरी इनकम में शामिल होगा। अच्छा दूसरे नंबर पे एसबीआई वालों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल बाद कहते हैं हम चले जाएं। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे निकालने के भी पैसे दिए। तो ये जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे फायदा दिया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली करने का, कॉन्ट्रैक्ट की रिस्ट्रिक्शन को मानने का, कॉन्ट्रैक्ट से निकलने का जो फायदा भी मुझे मिला वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। हाँ प्रोविडेंट फंड अगर कोई मुझे मिला, यानी मैं रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिला है वो भी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। और पेंशन या एनुटी जो मिली है वो भी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। गेन अर्न्ड अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे शेयर दिए वो भी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे सैलरी दी है वो भी मेरी इनकम में शामिल होगा। टैक्स चार्जेबल ऑन एम्प्लॉय सैलरी, सर जी एम्प्लॉयर ने जो सैलरी दी वो तो मेरी इनकम में शामिल होगी। एम्प्लॉयर ने सैलरी पे टैक्स भी एम्प्लॉयर ने अदा कर दिया। यार अगर मेरा टैक्स मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो भी फायदा है जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है मेरी इनकम में शामिल होगा। गर्ज ये कि जो भी फायदा मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। काम करने के एवज दे रहा हो, काम करने के लिए ना दे रहा हो। सर सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है। जब पैसे वसूल किए तब टैक्स लगेगा, ना कि जब पैसे कमाए तब टैक्स लगेगा। कब समझा जाएगा सैलरी कब वसूल की? जब एक्चुअल में सैलरी वसूल की, जब मेरे कहने पर एसबीआई वालों ने मेरी सैलरी मेरे भाई को दे दी, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली। जब एसबीआई वालों ने फोन कर कहा कि सर आपकी सैलरी का चेक आ गया, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली है। सर जी मिसाल लीजिए एक बंदे की सैलरी है 1 लाख रुपए, 2022 में 8 माह की सैलरी मिली, 4 माह की सैलरी नहीं मिली। पैसे कमाए तो उसने 12 लाख थे, मिले कितने? 8 लाख। टैक्स किस पे लगेगा? 8 लाख पे लगेगा। अच्छा 2023 में इसको 12 माह ये वाले भी मिल गए और 4 माह पिछले भी मिल गए। अब इसने कमाए 12 लाख है लेकिन वसूल कितने किए? 16 लाख। तो इसे 16 लाख की बेस पे टैक्स लगेगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? अब रुको ध्यान से बात समझना। सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है अगर एरियर में सैलरी मिलने की वजह से, अगर पिछले सालों की सैलरी इस साल मिलने की वजह से मुझ पर हायर रेट पर टैक्स लग रहा है, मुझ पर हायर रेट पर टैक्स लग रहा है, तो फिर जनाब फिर मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं तो सैलरी को एक्रूअल बेस पर टैक्स भी कर सकता हूं।
अब देखिएगा, इस 12 लाख पे टैक्स लगाते तो कितना टैक्स लगना था? 15,000। इस 12 लाख पे टैक्स लगाते तो कितना टैक्स, यानी अगर 12 लाख पे टैक्स लगता तो 30,000 टैक्स बनना था। एक बार 8 पर एक बार 16 पे लगाए तो कितना टैक्स बन गया? 70,000। एरियर में पिछले सालों की सैलरी मुझे इस साल मिलने की वजह से हायर रेट पर टैक्स लग गया है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कमिश्नर को नोटिस दे सकता हूं कि मैं एक्रूअल बेस पे सैलरी को टैक्स करे और रिसीट बेस पर टैक्स ना करे। तो ऐसा हुआ सर। जी सर, अच्छा ये वाली बात बड़ा आ चुका, डिडक्शन नॉट अलाउड। इनकम में से खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। इनकम में से किसी किस्म का कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। कोई ऐसा खर्चा नहीं है जो इनकम अंडर द हेड सैलरी को लेस कर सके। सर, टर्मिनेशन बेनिफिट, सर जी सेपरेट ब्लॉक आइटम का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है एनटीआर, एक होता है एफटीआर, एक दरमियानी चीज है जिसका नाम है सेपरेट ब्लॉक आइटम। इस पर सेपरेट रेट लगता है। ये 5 चीजें हैं, उनमें से एक चीज जो है वो टर्मिनेशन बेनिफिट है। सर टर्मिनेशन बेनिफिट में जब भी आपको टर्मिनेशन बेनिफिट मिलता है आपके पास चॉइस होती है, आप चाहे तो एनटीआर के तौर पे टैक्स कर लें, चाहे तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स करें। जब आप सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स करेंगे तो टैक्स रेट क्या लेंगे? सेपरेट ब्लॉक आइटम की खास बात ये होती है कि इस पे रेट सेपरेट लगता है। कौन सा रेट लगेगा? पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम, ये लिखा हुआ है। अगर सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं तो ये वाला रेट लगेगा, पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम। टर्मिनेशन बेनिफिट में आपके पास ऑप्शन होती है, सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं और एनटीआर के तौर पे भी। आप ऑप्शन 1 एनटीआर के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसका निकालते हैं लायबिलिटी, ऑप्शन 2 सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसकी लायबिलिटी निकालते हैं, फिर उन दोनों को कंपेयर करते हैं। जहां पे लायबिलिटी कम हो आप कहते हैं ये वाली ऑप्शन बेहतर है। 1-2 सवाल है, आप वो जरूर कीजिए। पास पेपर का पहला सवाल ही है मिस्टर मुबीन के नाम से, शायद देखिएगा नाम क्या है। मुनीर, मिस्टर मुनीर के नाम से सवाल है। ऑटम स्प्रिंग 2015 की अटेम्प्ट है, मार्क कर लीजिए। ये वाला सवाल आपने लाजमी अंडरस्टैंडिंग के बाद वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, वरना इसको रट्टा लगाना काम नहीं आएगा। ये जो चैप्टर में आपको सैलरी पढ़ाने लगा हूं ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग ही पेपर में पास कराएगी। आपको इस चैप्टर का रट्टा शायद 2-3 नंबर तो दे दे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। सर जी अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा है कि आप इस्लामाबाद जाकर पढ़ाओ और 2,000 पे जाने का और 2,000 आने का दिया, तो वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो काम करने के लिए था। अच्छा जनाब, यार कब समझा जाएगा बेनिफिट मैंने वसूल कर लिए? मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे गाड़ी की चाबी दी, कब समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली है? जिस वक्त मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे चाबी दी समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली। जिस वक्त मेरे एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी, गाड़ी की चाबी दी, समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली। जिस वक्त मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे मेरे भाई को गाड़ी की चाबी दी मेरे बिहाफ पे, समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली। जिस वक्त मेरे एम्प्लॉयर ने ड्राइवर को गाड़ी की चाबी दी मेरे बिहाफ पे, समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली है। यानी
कब समझा जाएगा कि मैंने परक्विजिट वसूल कर लिया? जब मैंने वसूल कर लिया, जब मेरे एसोसिएट ने वसूल कर लिया, या जब थर्ड पर्सन ने मेरे या मेरे एसोसिएट के कहने पर वसूल कर लिया। कब समझा जाएगा कि मैंने वो परक्विजिट वसूल कर लिया है? जब एम्प्लॉयर ने दे दिया, जब एम्प्लॉयर के एसोसिएट ने दे दिया, जब थर्ड पर्सन ने एम्प्लॉयर या उसके एसोसिएट के कहने पर दे दिया। और इसमें अगली चीज है पास्ट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। अगर मेरा पास्ट एम्प्लॉयर या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर मुझे कोई बेनिफिट देता है तो वो भी ऐसे समझा जाएगा कि मेरे एम्प्लॉयर ने दिए। एक बात आपको बताऊं, एक सवाल है बदर वाला, सैलरी वाला सवाल है बदर के नाम से। उसके अंदर आप पहले काम करते थे सुल्तान हॉस्पिटल में, फिर आप दूसरी कंपनी में आ गए, अब सुल्तान हॉस्पिटल ने आपका फ्री इलाज किया है, तो सवाल है कि क्या वो आपका वो बेनिफिट आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया वो क्या आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? तो हमने इसको कहा था गर्चे वो पास्ट एम्प्लॉयर है, लेकिन एम्प्लॉयर जो भी हो वो आपको जो बेनिफिट भी दे वो नॉर्मल एम्प्लॉयर की तरह ट्रीट होता है। फिर वहां पर आपको मैंने ये बताया था कि अगर आपका एम्प्लॉयर अस्पताल है, वो फ्री मेडिकल फैसिलिटी देता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता। तो इस बेस पे वो टैक्सेबल नहीं करना था, बल्कि उस पर जो मेडिकल अलाउंस था उसका अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेना था। लो सर, इंट्रोडक्शन टू वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। परक्विजिट क्या है सर जी? परक्विजिट कहते हैं हम सहूलत को, परक्विजिट कहते हैं हम सहूलत को। सर जी परक्विजिट की मैं बात करूं तो सबसे पहले कन्वेंस आता है। सर अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे गाड़ी दी है तो पहला स्टेप मैंने ये देखना गाड़ी किस मकसद के लिए दी है, ऑफिशियल के लिए, ऑफिशियल एंड पर्सनल बोथ के लिए, या सिर्फ पर्सनल के लिए? क्योंकि अगर ऑफिशियल के लिए दिए फिर तो कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर बोथ ऑफिशियल और पर्सनल दिए तो 5% और सिर्फ पर्सनल दिए तो 10%। किसका 5 या 10% इनकम में शामिल करेंगे? तो इसका जवाब है भाईजान अगर गाड़ी ओन थी तो कॉस्ट का 5%, गाड़ी ओन थी तो कॉस्ट का 10%, और अगर लीज थी तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज का 5 या 10%। तो भाई स्टेप 1 है मकसद क्या है, स्टेप 2 है कौन सी अमाउंट है, स्टेप 3 है कितना सा गाड़ी आपके पास रही। अगर गाड़ी 12 माह आपके पास रही तो 12/12, अगर गाड़ी 6 माह रही तो 6/12, अगर गाड़ी 3 माह रही तो 3/12। ये एक दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा, जरूर कीजिएगा। बात सिर्फ समझाने की है कि आपने पहले देखना होता है मकसद, दूसरे नंबर पे देखना होता है अमाउंट जिस पर 5 या 10% अप्लाई करना है, और तीसरे नंबर पे ड्यूरेशन देखना होता है। फाइनली जो अमाउंट आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में शामिल हो जाएगी। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन कहते हैं रिहाइश को। एकोमोडेशन किसको कहते हैं? रिहाइश को। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे रिहाइश देता है तो जो उस जगह का फेयर मार्केट रेंट था वो, या 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल या बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। फेयर मार्केट रेंट ऑफ द जगह जो उसने मुझे दी, या 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, इन दोनों में से जो हायर होगा वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिनिमम टाइम स्केल क्या होता है? सर जी जिस तरह सरकारी मुलाजिम या आर्मी में जो लोग काम करते हैं उनके स्केल्स होते हैं। लेट्स से एक 17 स्केल का एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 1.5 लाख, बेसिक जो मिनिमम टाइम स्केल है वो 1.5 लाख है, और 15 लाख का इंक्रीमेंट है, और मैक्सिमम सैलरी उस स्केल की 3 लाख। तो भाई अगर मिसाल के तौर पर उसकी तरक्की हो गई और उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 2 लाख हो गई, यानी उसको इंक्रीमेंट मिल गया, उसकी सैलरी इस वक्त 2 लाख है, लेकिन वो जिस स्केल में उस स्केल की मिनिमम सैलरी कितनी रहेगी? 1.5 लाख की रहेगी। हो सकता है वो 7वें ग्रेड का अफसर हो और उसकी सैलरी 2 लाख हो, लेकिन उसके स्केल की मिनिमम सैलरी कितनी होगी? 1.5 लाख होगी। सर उस पर्टिकुलर स्केल की मिनिमम सैलरी का 45% लेना होता है। मिनिमम सैलरी का मिनिमम टाइम स्केल का 45%। सर मिनिमम टाइम स्केल का 45%। तो भाई 17th स्केल का सैलरी है,
फॉर एग्जाम्पल अगर उसने मुझे घर दिया हुआ है और तो भाई 1.5 लाख मिनिमम टाइम स्केल है, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो 1 साल का मिनिमम टाइम स्केल, मल्टीप्लाई बाय 45% करूंगा तो ये आ जाएगा 8,10,000। उसने जो घर मुझे दिया उसका फेयर मार्केट रेंट 40,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो 4,80,000। इन दोनों में से मैं हायर लूंगा। याद रखना अगर बेसिक सैलरी और मिनिमम टाइम स्केल दोनों दे तो आपने कौन सा लेना है, मिनिमम टाइम स्केल। सर समझ आ रही? अगर मिनिमम टाइम स्केल नहीं दिया हुआ तो फिर मजबूरन बेसिक सैलरी लेनी है। तो भाई 45% मिनिमम टाइम स्केल या फिर मार्केट अकोमोडेशन विच एवर इज हायर। हाँ, अगर किसी रूरल एरिया में शहर से बाहर कहीं आपको रिहाइश मिल रही है तो उस पर फिर 45% नहीं लगेगा बल्कि 30% लगेगा। ये क्वेश्चन में वो आपको खुद बताएगा कि ये मुफस्सल एरिया है या रूरल एरिया है, उस पर फिर 45% नहीं 30% लगेगा। लो सर जी, अकोमोडेशन की ये बात थी। अब आ जाए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बिल अदा करता है 100%, तो कितना फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, 1 लाख का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया और वो टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है 50% तुम्हारा बिल मैं दूंगा, लाख रुपए का बिल आया, एम्प्लॉयर ने कितना दिया, 50,000, तो कितने का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, 50,000। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहते हैं कि 10% तुम्हारे पैसे मैं दूंगा, तो भैया बिल आया 1 लाख रुपए, एम्प्लॉयर ने कितना दिया, 10,000, 10% उसकी इनकम में शामिल होगा, टैक्स होगा। अगर एम्प्लॉयर कहता है कि मैं 10,000 रुपए करूंगा, इससे ऊपर जितना आया तुम पे करना, बिल आया था 1 लाख रुपए का, एम्प्लॉयर ने कितना अदा किया, एम्प्लॉयर ने कहा कि 10,000 मैं पे करूंगा तो 10,000 का फायदा है, और अगर एम्प्लॉयर ने कहा 10,000 तुम पे कर देना उससे ज्यादा मैं पे करूंगा, लाख रुपए का बिल आया तो एम्प्लॉयर ने कितना अदा किया, 90,000। तो 90,000 का फायदा होगा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा होगा और उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये स्टोरी है। डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू मुलाजिम की भी यही स्टोरी है। एक बात याद रखना, ऑफिशियल सर्वेंट की बात नहीं हो रही, टीए की बात नहीं हो रही, टीचिंग असिस्टेंट की बात नहीं हो रही, घर में कोई मुलाजम, घर में कोई सिक्योरिटी, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी बात नहीं हो रही, घर में मुलाजम, घर की सिक्योरिटी, घर का बागबान, घर का बावर्ची, घर का बंदा काम करने के लिए जो है असिस्टेंट जो है, वो अगर एम्प्लॉयर ने मुझे दिया हुआ है तो उसकी जितनी सैलरी थी वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। अगर मेरा एम्प्लॉयर उसकी सारी सैलरी देता है, सारी आधी सैलरी देता है, तो जो फायदा कर्ज मुझे मिलेगा वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। डोमेस्टिक सर्वेंट में भी ये करना है और एम्प्लॉयर में भी। यूटिलिटीज एंड सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। Fair market value of utilities, payment made to the employer for such utilities, taxable under the head salary. हाँ जी, डोमेस्टिक सर्वेंट की बात करने लगा। यूटिलिटी डोमेस्टिक सर्वेंट बता दिया। अब ये अगला एरिया आ गया है, अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है तो ये लोन 3 तरह का हो सकता है, या इंटरेस्ट फ्री होगा, या कंसेशनल होगा, या अब बेंचमार्क होगा। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देता है, बैंक से लेता तो 20 मिलियन का लोन था, 2 मिलियन का इंटरेस्ट उसको अदा करना पड़ता, एम्प्लॉयर ने दिया तो उसने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया, तो कितने का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया है, 2 मिलियन का फायदा दे दिया जो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर बैंक से मिलना था या बेंचमार्क रेट 10% है तो भाई बेंचमार्क रेट तो 10% था, लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 4% पे लोन दे दिया, तो कितने का फायदा दे दिया, फिर 4% पे लोन दे दिया तो
इसका मतलब 6% का फायदा दे दिया, तो कितना फायदा दिया, 12 लाख का। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने, बाजू का ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 12% के हिसाब से अबव बेंचमार्क लोन दे देता है, इस केस में 24 लाख रुपए वसूल कर रहा होगा। बेनिफिट कितना होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। पहले केस में जितना इंटरेस्ट था सारे का सारा बेनिफिट है। दूसरे केस में 4% चार्ज किया, 6% का बेनिफिट है। तीसरे केस में कोई यार मेरी बात समझ आ रही है, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर अब मेरी बात सुना, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है तो 10% के बराबर फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंसेशनल लोन देता है तो जितनी रियायत करता है 10% में से, उतने का फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। ये दोनों टैक्सेबल होते हैं अंडर द हेड सैलरी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अबव बेंचमार्क लोन देता है तो कोई फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं देता और कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। ये टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होते हैं, लेकिन किस केस में ये नहीं होते। वो कहता है भाईजान अगर लोन कितना हो, अगर लोन अप टू 1 मिलियन हो, अगर लोन 1 मिलियन तक हो तो कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। और अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया हो, लेकिन इससे पहले एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से पैसे लेने थे और उसने इंटरेस्ट वेव कर दिया था, यानी अगर एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट लेने से इनकार कर दिया जिसके जवाब में एम्प्लॉयर ने भी उसे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, तो अगर एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट नहीं लिया और उसके जवाब में एम्प्लॉयर ने भी उसे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, तो कुछ भी बेनिफिट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। यानी पहले एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट लेने से इनकार कर दिया, उसके जवाब में एम्प्लॉयर ने भी उसे क्या दे दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। तो भाई अब चूंकि एम्प्लॉयर ने भी इंटरेस्ट फ्री लोन, एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट लेने से इनकार कर दिया और एम्प्लॉयर ने भी इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, तो इस केस में एम्प्लॉय ने, अब मैं बात कंप्लीट कर लूँ यार, सॉरी। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पैसे लेने थे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से, और उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, उसके जवाब में एम्प्लॉयर ने उसे लोन दिया और उसने भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। अब बेनिफिट तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, लेकिन वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगी। अब पूछें, क्या पूछें? बैंक से नहीं ना मिलता, उसकी और मुख्तलिफ बातें होती हैं कि जनाब बैंक वाले कहते हैं कोई सिक्योरिटी रखवाओ, कोई उनकी और रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। अच्छा जनाब, अब इसमें तीसरी बात और अहम बात यह है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दे दिया और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लेकर कोई एसेट खरीदा और एसेट खरीदकर उस एसेट से इनकम जनरेट हुई, तो क्या उस इनकम में से ये प्रॉफिट ऑन डेट एज डिडक्शन अलाउ होगा? तो इसका जवाब है जितना एक्चुअल में अंडर द हेड सैलरी है प्लस जितना पेमेंट किया, ये दोनों एज डिडक्शन अलाउ होंगे। ये प्रॉफिट ऑन डेट एज डिडक्शन अलाउ होगा पहले केस में, हाँ, इन दोनों को जमा करना है, जितना फायदा अंडर द हेड सैलरी है और जितना पे किया, ये दोनों जमा करेंगे, वो एज डिडक्शन ला होगा। दूसरे केस में फायदा अंडर द हेड सैलरी 12 लाख आया, 8 लाख पे किया, तो भाई यहां पर 20 लाख एज डिडक्शन ला होगा। तीसरे केस में
एक्चुअल। आपकी किताब में जो जुमला लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन हो तो बेंचमार्क रेट से प्रॉफिट ऑन डेट एज डिडक्शन ला होगा, और अगर अबव बेंचमार्क होगा तो एक्चुअल एज डिडक्शन ला होगा। मैं आपको ये बता चुका कि भाई बेनिफिट फ्रॉम द जितना अंडर दैट सैलरी है प्लस जितना पे किया है इसको जमा करेंगे एज डिडक्शन ला होगा, और ये हमेशा बेंचमार्क के बराबर ही बनेगा। ठीक हो गया सर जी? तो ये वाली बात है, ये एज डिडक्शन अलाउ होगा। सर जी ये लोन वाली सारी बात थी, इंपॉर्टेंट एरिया था ये, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया था 10 मिलियन का और मैंने अपने एम्प्लॉयर को कहा मुझे वो लोन माफ कर दो, तो मेरे एम्प्लॉयर ने वो मुझे माफ कर दिया, तो मुझे कितने का फायदा हो गया? 10 मिलियन का, मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर मैंने एक बंदे से लोन लिया था 10 मिलियन का और मैंने अपने एम्प्लॉयर को कहा ये अदा कर दो और उसने वो अदा कर दिया, तो मुझे कितने का फायदा हो गया? वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। फिर वो अंडर द हेड सैलरी ऐड होता है, वो तो ऐड होना ही है जी। उसके बाद आगे चलते हैं और अगली बात का सेल्फ हायरिंग इंशाल्लाह मैं प्रॉपर्टी के साथ पढ़ा दूंगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू एम्प्लॉइज। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए, इफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और एनी सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड। सर जी अगर मैं बहरिया टाउन में काम करता हूँ और मैं अपने एम्प्लॉयर को कहता हूँ कि वो एक प्लॉट मुझे दे दे और वो 1 करोड़ वाला प्लॉट मुझे 80 लाख का दे देता है, तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कितने का फायदा दिया? 20,000 का फायदा मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर मैं केस नंबर 2, अगर मेरा एम्प्लॉयर करोड़ रुपए का प्लॉट मुझे फ्री दे देता है तो समझे 10 लाख, मतलब 1 करोड़ का फायदा दिया। अगर 80 लाख का दे देता तो 20 लाख का फायदा दिया। अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मैं होंडा में जॉब करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी की फ्री रिपेयर मेंटेनेंस होंडा से कराता हूँ, तो जितना फायदा होंडा वाले मुझे देंगे उतना मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। एनी अदर परक्विजिट, कोई भी फायदा मेरा एम्प्लॉयर मुझे देता है वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। हाँ, अब यहां पर सिर्फ एक छोटी सी बात है और वो आपके पास पेपर के सवाल में भी, अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे कोई डेप्रिशिएबल एसेट्स देता है जैसे रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर, और वो पक्के नहीं देता, किस बेस पर देता है? रिटर्न बेसिस पर देता है, तो इस केस में डेप्रिसिएशन के बराबर जो फायदा होगा वो मेरी इनकम में शामिल होगा। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट थी 1 लाख और उसकी यूजफुल लाइफ थी 10,000, तो 10,000 की डेप्रिसिएशन होगी, ये 10,000 का बेनिफिट होगा जो इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये सर ये सारी बातें बेनिफिट्स के हवाले से आपको बता दी। सर खाना, सेहत और तालीम, इन 3 चीजों के बारे में ये बात है बस। अच्छा जनाब आगे चलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करने लगा हूं मैं अब। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी किसे कहते हैं और प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं और पेंशन किसे कहते हैं, ये तीनों क्या होती हैं और इस पे कैसे टैक्स लगता है ये आपको बताना है। सर ग्रेचुटी कहते हैं पीरियड ऑफ सर्विस की बेस पर, पीरियड ऑफ
सर्विस की बेस पर, पीरियड ऑफ सर्विस की बेस पर जो अमाउंट मिलती है ऑन रिटायरमेंट, वो ग्रेचुटी होती है। किस तरह कैलकुलेट करते हैं हमारे स्कोप में नहीं है, इस पे टैक्स किस तरह लगता है ये हमारे स्कोप में, वो पढ़ते हैं। सर ग्रेचुटी पर टैक्स की बात करने लगा हूं, पहला स्टेप सबसे पहले ये देखते हैं कि ये गवर्नमेंट ग्रेचुटी है। इफ द आंसर इज यस तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। दूसरे नंबर पे देखना है कि ये अगर गवर्नमेंट ग्रेचुटी नहीं है तो अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। क्योंकि अगर अप्रूव्ड होगी तो फिर फर्दर देखना पड़ेगा फंड है या स्कीम है। अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड हो तो एग्जेम्प्ट होता है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम हो तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है और 3 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे टैक्स लेगा। और अगर अनअप्रूव्ड हो तो लोअर ऑफ 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी, इस पर टैक्स लगता है। आपको बताता चलूं अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के हवाले से भी आपके पास ऑप्शन होती है, चाहे तो आप इसे एनटीआर ट्रीट कर लें, चाहे सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट कर लें। अगर सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करेंगे तो पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम, इससे रेट निकालेंगे। इस पर बिल्कुल वही ट्रीटमेंट होता है जो टर्मिनेशन बेनिफिट पर होता है। और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के बारे में हमने क्या बताया कि इस पर क्या टैक्सेबिलिटी है, 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी विच एवर इज लोअर, उस हद तक एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी इन 4 केसेस में। कौन से 4 केसेस हैं? एनी पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन कैश, पेमेंट रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एनी पेमेंट रिसीव बाय नॉन। सर पाकिस्तान में पेमेंट नहीं की या पाकिस्तानी को पेमेंट नहीं की, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की है या ऐसे बंदे को पेमेंट की है जो पेमेंट पाकिस्तान से बाहर की गई है और पेमेंट नॉन रेजिडेंट को की गई है, किसी ऐसे बंदे को की गई जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, डायरेक्टर तो है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, या एक से ज्यादा ग्रेचुटी थी, तो ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, यानी फिर पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। पेंशन, pension received by the citizen of Pakistan from the former employer shall be exempt from tax. पेंशन एग्जेम्प्ट होगी, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर बंदा अपने रिटायरमेंट के बाद दोबारा उसी बंदे के अपने एम्प्लॉयर या उसके एसोसिएट के पास काम करने लग जाए तो उसकी पेंशन टैक्सेबल होगी। हाँ, अगर एक से ज्यादा पेंशन हो तो एक पेंशन एग्जेम्प्ट होगी, दूसरी टैक्सेबल होगी। हाँ, अगर 60 साल से ज्यादा उम्र के बंदे को पेंशन मिल रही हो तो जैसे भी हो वो एग्जेम्प्ट होगी। और अगर सरकारी मुलाजम या आर्मी के किसी रिटायर्ड बंदे को पेंशन मिल रही हो तो जैसे भी मिल रही हो वो एग्जेम्प्ट होगी। यानी पेंशन एग्जेम्प्ट होती है, रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी की तो पेंशन टैक्सेबल होगी, एक से ज्यादा पेंशन हुई तो बड़े वाली पेंशन एग्जेम्प्ट होगी, छोटे वाली टैक्सेबल होगी। हाँ, अगर 60 साल से ऊपर है तो ये पेंशन हर हाल में एग्जेम्प्ट होगी। सरकारी या आर्मी का बंदा तो इसकी पेंशन हर हाल में एग्जेम्प्ट होगी। 5 बातें पेंशन के बारे में थी। प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो एक तरफ है एम्प्लॉय और दूसरी तरफ है एम्प्लॉयर। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है, और यहाँ पर एक पूल बन जाता है पैसों का। फिर ये इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और उस पर क्या कमाते हैं? इंटरेस्ट कमाते हैं। और फिर फाइनली ये साल खत्म होने पर ये क्या बना होता है? एक्यूमुलेटेड बैलेंस बना होता है। फिर अगला साल आता है, फिर कुछ एम्प्लॉय डालता है, कुछ एम्प्लॉयर डालता है, इसको पूल अप कर लेते हैं तो भाई इंटरेस्ट और सारे पैसे मिला के 8,400, फिर इसको इन्वेस्ट करेंगे और फिर इंटरेस्ट मिलेगा और फिर एक्यूमुलेटेड बैलेंस बढ़ के 9,240 हो जाएगा। तो यार मेरी बात समझ आ रही है किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन और किस तरह से प्रोसेस चल रहा है। अब पहली बात तो ये कि प्रोविडेंट फंड पे टैक्सेबिलिटी। सर जी अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है तो छोड़ दो सारी बातें, कुछ भी टैक्सेबल नहीं। अगर अनरिकग्नाइज्ड है तो भाई कहीं पर भी टैक्स नहीं लगेगा। जब फाइनल अमाउंट आपको मिलेगी उस पर टैक्स लगेगा। जितनी टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा उस पर टैक्स लगेगा। किस अमाउंट पर?
एक्यूमुलेटेड बैलेंस में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस कर दो, तो जो अमाउंट बनेगी उस पर टैक्स लगेगा। इसको ऐसे कह लो या ऐसे कह लो कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, इस अमाउंट पे टैक्स लगेगा, बात एक ही है। अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में जब एंड पे आपको बड़ी अमाउंट मिलती है उसका टैक्स लगता है, साथ साथ टैक्स नहीं लगता। सर एक ही बार रिटायरमेंट पर पैसे मिलने। अच्छा जी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉय पे तो टैक्स नहीं होता। एम्प्लॉयर पे कितना रूल है, जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, या ये 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, इस पे टैक्स लगेगा। और अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंस, इनमें से यार यहां पर हायर है और यहां पर लोअर है, जरा ध्यान से इस पे। अब यहां पर जैसे जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है हर साल उस पे टैक्स लग जाएगा, और जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। एक्यूमुलेटेड बैलेंस एग्जेम्प्ट होगा। जब इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट 16% के हिसाब से इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा पे टैक्स होगा, या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंस। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो 1.5 लाख या 1/10। जी भाई क्या नहीं सर जी, वो तो स्पेसिफिक है, वो वहीं पर ही लगेगा, वो अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुटी पर लगना है, चाहे फंड हो या स्कीम हो या टर्मिनेशन बेनिफिट, उसके अलावा और कहीं नहीं। अच्छा जी, अगर अदर बेनिफिट, अब ये वाली बात भी सुन लो, अगर मेरा एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है और वो मुझे फ्री या सब्सिडाइज खाना देता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो फ्री या सब्सिडाइज एजुकेशन देता है, वो हॉस्पिटल है वो फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, तो ये क्या होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा। मेरे एम्प्लॉयर का ये होना बहुत जरूरी है। अब मेडिकल अलाउंस की बात सुन लो। सर जी मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। एक बंदा जिसकी बेसिक सैलरी है 4.5 लाख, इसको मेडिकल अलाउंस मिला 4.5 लाख का, बेसिक सैलरी इसकी 30 लाख, तो भाई 3 लाख तक मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा, इससे ऊपर वाला 1.5 लाख टैक्सेबल होगा। केस नंबर 2, मेडिकल फैसिलिटी है तो वो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये देखेंगे। अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एनटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर अवेलेबल है और उन इनवॉइसेस को एम्प्लॉयर ने टेस्ट किया हुआ है तो ये एग्जेम्प्ट होगा, और अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये टैक्सेबल होगा। ये दूसरी बात। मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी अगर दोनों दिए हुए हैं तो पहले हमेशा मेडिकल फैसिलिटी को देखेंगे। अगर वो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिशनर अवेलेबल अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हुआ तो फिर मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल हुआ तो फिर मेडिकल अलाउंस का रूल लगेगा, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों में से एक पर एग्जेम्पशन जरूर मिलेगी। लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होती है सिवाय सरकारी मुलाजिम जो प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट लीव इनकैशमेंट लेता है। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के वाले से जो पैसे मिले वो एग्जेम्प्ट होते हैं। अब वो बंदा पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा है और उसको अलाउंस भी पाकिस्तान से बाहर मिलता है, और मिलता भी इसलिए चूंकि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहा होता है, तो जो पैसे मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे। पेंशन को इकट्ठा करके बड़ी अमाउंट आपको वसूल हो जाए तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। अगर कोई फुल टाइम टीचर या रिसर्चर है, और वो काम कहाँ करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या बोर्ड ऑफ एजुकेशन में या एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, तो उसकी जितनी टैक्स लायबिलिटी होगी, सैलरी इनकम पर जितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसका 25% का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यहां पर एक चीज बड़ी जरूरी है,
सैलरी इनकम पर जितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसका 25% का क्रेडिट मिलेगा। यानी एक सवाल था उसके अंदर, बंदे की इनकम, वो बंदा सैलरीड था ही नहीं, यानी वो था फुल टाइम टीचर लेकिन उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस इतनी ज्यादा थी कि वो सैलरीड ही नहीं था, तो उस पर नॉन सैलरीड वाला रेट लगा था। लेकिन जब फुल टाइम टीचर का क्रेडिट लेना था तो हमने सैलरीड पर्सन की इनकम लेकर उसको सैलरीड पर्सन के हिसाब से उसकी लायबिलिटी निकालकर उसका 25% लेके लेस किया था। और यार मेरी बात समझ आ रही है, सैलरीड पर्सन की लायबिलिटी सैलरी का टेबल देख के निकालनी है। और जब इससे पहले आप आमतौर पर लायबिलिटी निकालते हैं तो आप क्या देखते हैं, स्टेप नंबर 1 इंडिविजुअल एओपी या कंपनी, स्टेप नंबर 2 सैलरीड या नॉन सैलरीड। तो भैया सैलरीड वो होता है ना जिसकी इनकम अंडर दैट सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम 75% से ज्यादा हो। सर समझ आ रही है? तो भाई वहां से वो टेबल, लेकिन अगर अंडर द हेड सैलरी ये आ रहा है तो इस तरह से करना था, ये इसकी डिस्कशन थी। सैलरी अर्नड आउटसाइड पाकिस्तान बाय द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कोई भी बंदा पाकिस्तान से बाहर है, कोई भी बंदा, कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाता है और फिर बाहर ही रहता है, तो जो सैलरी इनकम वो कमा रहा होगा वो एग्जेम्प्ट होगी। फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट होगी। कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है और फिर बाहर ही रह जाता है तो उसकी सैलरी भी एग्जेम्प्ट होगी। कोई बंदा पाकिस्तान में रहते हुए फॉरेन सोर्स सैलरी कमा रहा है तो उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट होगी। दो शर्तें हैं, उसको टैक्स काट के उसके एम्प्लॉयर ने पैसे भिजवाए हैं, और जो टैक्स कटा है had paid the same to the revenue authority of the foreign country in which the employment was exercised, और उसने वो पैसे रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा भी करवा दिए। ठीक हो गया सर जी? ये फॉरेन सोर्स सैलरी की बात है। अच्छा जनाब, यहां तक इस डिस्कशन के बाद अदर देन अब इस वक्त हमारी दो बातें रह गई हैं मेनली। एक बात रह गई एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाली और एक बात रह गई टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली। टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉय जो है उसका मैं आपको वीडियो भेज देता हूं। टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर की जो वर्किंग है उसकी वीडियो बच्चों के साथ शेयर करनी है जी। ठीक हो गया? हाँ, जो आपका दूसरे नंबर पे है एम्प्लॉय शेयर स्कीम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको भी करवाने लगा। अच्छा जी, जरा इसको हाँ ऐसे ही देखना पड़ेगा। सर जी, हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स दे देता है, फॉर्मूला वही है, देखना ये कि कितने का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, वो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। केस नंबर 1, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1000 शेयर्स दिए हैं जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपए थी, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने का फायदा दिया है, 10,000 रुपए का फायदा दिया है। अब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से 5 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए वसूल किया तो नेट फायदा कितने का हो गया, 5,000 रुपए का फायदा होगा जो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर्स नहीं दिए बल्कि शेयर्स खरीदने की ऑप्शन दी है, तो आपको बताता चलूं कि ऑप्शन पर कोई टैक्सेबिलिटी, ऑप्शन सर जी शेयर्स नहीं दिए बल्कि उसको वो डॉक्यूमेंट दिया जिसके जरिए वो शेयर खरीद सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे कंपनी ने डॉक्यूमेंट दिया, अली इमरान हैज द with this document Ali Imran has the option to buy 1000 shares at the rate of 10 each। उसने मुझे शेयर नहीं दिए
उसने मुझे ऑप्शन दी कि मैं 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से खरीद सकता हूं। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन पर कभी भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। ऑप्शन को जब बेच देते हैं या ऑप्शन को जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तब टैक्सेबिलिटी होती है। मेरे पास ऑप्शन थी, मैंने वो ऑप्शन 1 लाख रुपए की बेच दी। वो मुझे कितने की मिली थी? 1000 रुपए की। तो जनाब ये जो मेरे पास ये कागज आया था कि अली इमरान हैज द ऑप्शन या अली इमरान हैज द ऑप्शन टू परचेज 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये कागज 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैंने 1000 रुपया दे के लिया था। यानी ऑप्शन खरीदने पर मेरा 1000 रुपया लगा। मैंने ऑप्शन से शेयर नहीं खरीदी बल्कि ऑप्शन को ही बेच दी, तो मुझे कितने का फायदा हो गया? सर ये भी इनकम टैक्सेबल अंडर दैट से। ऑप्शन खरीदने पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बेचने पर टैक्सेबिलिटी है अंडर दैट सैलरी। और ऑप्शन को एक्सरसाइज करने पर टैक्सेबिलिटी है। जिस दिन मैंने वो ऑप्शन एक्सरसाइज की उस दिन शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस कर देंगे, एक्सरसाइज प्राइस लेस कर देंगे, जो बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी हो। जो बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। अवेल करना, अवेल करना। मैं उस ऑप्शन से शेयर खरीद लूं, इसका मतलब मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। ठीक है, मैं उस ऑप्शन को एज इट इज बेच दूं, इसका मतलब है मैंने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया बल्कि ऑप्शन को डिस्पोज कर दिया। ठीक हो गया सर जी? सर जी केस नंबर 5, अगर ऑप्शन थी लेकिन ऑप्शन को एक्सरसाइज करते वक्त क्या था? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर थी। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे शेयर्स दिए या मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे ऑप्शन दी, दोनों केस में रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम बेच नहीं सकते। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जब जितने ऐसे की भी रिस्ट्रिक्शन लगाई, जब वो रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस लेस करेंगे, जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर दैट से। जितना खर्चा मेरा हुआ है ऑप्शन पर या एक्सरसाइज करने पर, यहां पर भी ऑप्शन पर एक्सरसाइज करने, जो खर्चा है वो तो लेस करना है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती, जिस दिन एक्सरसाइज किया था उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते। अब चूंकि रिस्ट्रिक्शन थी तो जब रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेके गेन लॉस निकाल लेना। यार मेरी बात समझ आ गई? गर्ज ये कि रिस्ट्रिक्शन हो या ना हो, जब रिस्ट्रिक्शन खत्म होती तब आप शेयर के मालिक बनते हो। एक बार आप शेयर के मालिक बन गए, एक बार आपने शेयर से होने वाला बेनिफिट आपको मिल गया, शेयर की मलकियत से होने वाला बेनिफिट आपको मिल गया और आपने अंडर द हेड सैलरी चार्ज कर दिया, उसके बाद आपने शेयर को बेच दिया। शेयर को बेच दिया, अब जो शेयर को बेचने से फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा बल्कि कैपिटल गेन होगा। फॉर एग्जांपल आपने यही वाला शेयर बेचा 160 के हिसाब से, तो आपने 1,60,000 का शेयर बेचा, खरीदा कितने का था? ऑप्शन थी 1000 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस थी 10,000 रुपए, अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी कितनी थी? 129। ये यहाँ भैया अगर आप मालिक बने थे तो आपने जो फायदा था वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी कर लिया था, यस और नो? अब उसके बाद आपने उसको अपने पास रखा, शेयर की कीमत बढ़ गई, फिर बेचा। अब जो शेयर की कीमत बढ़ी है ये फायदा आपके एम्प्लॉयर ने आपको नहीं दिया बल्कि ये फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिला है, तो वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा बल्कि टैक्सेबल अंडर द हेड। और यार समझ आ गई है? ये केस नंबर 6 है। तो भैया जो भी फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। हाँ, अब ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि जनाब रिस्ट्रिक्टेड शेयर से रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर थी, आपने फिर भी बेच दिए। कैसे बेच दिए? आप अपने दोस्त के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जैसे इसकी रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी मैं ये तुम्हें दे दूंगा। अब शेयर की कीमत बढ़ने से आपको फायदा नहीं हो रहा, शेयर की कीमत के कम होने से आपको नुकसान नहीं हो रहा है, असल में आप वो शेयर बेच चुके हैं और आपने उसके पैसे भी ले लिए। अब इस केस में
रिस्ट्रिक्शन ऑन इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर के दौरान बेच देना। अगर आपने रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर के दौरान बेच दिया तो जनाब 1.5 लाख रुपए का बेचा, कॉस्ट थी 1,000 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस थी 10,000 रुपए, तो जनाब कितने का फायदा हो गया? 139,000 का फायदा हो गया। ये टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी का। इस केस में अक्सर वो आपको उल्लू बनाने के लिए क्या कहता है, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड देता है, वो चाहिए ही नहीं होती। आपने जब शेयर बेच दिया तो यहाँ पर डिस्पोजल प्रोसीड लेंगे, फिर फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। भैया आपने पहले बेच दिया तो अब आप किस हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर रिस्ट्रिक्शन पीरियड लोगे? सर समझ आ रही है ये बात? जी क्या सवाल है आपका? आपने एक्सरसाइज किया था तो ही रिस्ट्रिक्शन तक की बात आई थी। आपने पहले शेयर तक पहुंचे, फिर उसके बाद आप शेयर थे लेकिन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, उस पर रिस्ट्रिक्शन थी। रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, अब बताएं आगे। ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो आप शेयर पर आए हैं, शेयर आ गया तो फिर आप रिस्ट्रिक्शन की बात करें ना। तो पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, फिर एक्सरसाइज करने से आप ऑप्शन से शेयर पर आएंगे। शेयर की ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ बाद का तो ये क्या होता है कि आप ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वही करेंगे 1 साल बाद, तो आप ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब आप फिर एक्सरसाइज कर पाएंगे तो आप उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। ठीक, हाँ जी। जी ये सर आप मालिक बन गए, आपको फायदा हो गया, आपकी सैलरी में ऐड होगा। इस केस 4 में भी यही है। बेचा नहीं है, बेच सकते हैं, सैलरी में ऐड हो जाएगा। यहां पर बेच सकते हैं, सैलरी में ऐड होगा। यहां पर रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, सैलरी में ऐड होगी। जब बेचेंगे तो वो आमतौर पे या रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर के दौरान ड्यूरिंग रिस्ट्रिक्शन पीरियड बेचेंगे तो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होगा, और अगर मालिक बनने के बाद बेचेंगे तो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी नहीं होता बल्कि कैपिटल। जी सर जी और कोई बात? सर ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर सारे केसेस कवर हो रहे हैं। असल पॉइंट सिर्फ ये है कि आप आज के आज में इसको कर लें। मैंने इसके बाद गुड 20-25 मिनट्स प्लान करके आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखे हैं इस सेशन के बाद, हर रोज। यानी आप में से कोई बच्चा भी ऑनलाइन सवाल पूछे, फिजिकल सवाल पूछे, और इसमें कोई यानी जितना पढ़ते जाएंगे उससे पिछले एरिया से जो मर्जी पूछते जाना। कल की क्लास में आपके पास बड़ा मुनासिब टाइम होगा, क्लास खत्म करके मैं यहाँ पर मौजूद हूँगा। आपके पास कम से कम 20-25 मिनट कम से कम होंगे कि आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें वो पूछें। ऑनलाइन में देखें कोई सवाल है उसको एड्रेस करते हैं। आप लोगों में से कोई सवाल कोई पूछना चाहते हैं तो पूछे, या कोई चीज ऐसी जो आप समझते हैं कि सर डिस्कस होनी चाहिए थी और नहीं हुई। हाँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई ने एक सवाल पूछा है, ये भाई ने एक सवाल पूछा है, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जरा मेरी बात सुनिए, अच्छा सवाल है और ये डिस्कस होना चाहिए था, राइटली उन्होंने हाईलाइट किया। सर जी बाज़ औक़ात आप कोई काम करते हैं उस बेस पे आपको पैसे मिलते हैं, और जब वो काम नहीं करते तो आपको नहीं मिलते। इसका मतलब है ये फिक्स नहीं है। तो जो फिक्स ना हो और वो काम करने पर मिले वो तो अलाउंस ना हुआ, वो कहते हैं वो वाला अलाउंस। अब मैं आपको इसको रिलेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपने यहां पर क्या पढ़ा? आपने यहां पर पढ़ा
एनी अलाउंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, कोई भी अलाउंस जो आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है रहने के लिए, रेंट के लिए, यूटिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, किसी भी चीज के लिए, वो आपकी इनकम में शामिल होगा, सिवाय उस अलाउंस के जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए हो, यानी काम करने के लिए हो, वो आपकी इनकम में शामिल नहीं हो। वो अलाउंस जो काम करने के लिए हो आपकी इनकम में शामिल नहीं होगा। अब आ जाएंगे ये वाली बात। वो अलाउंस जो काम करने के लिए हो आपकी इनकम में शामिल नहीं होगा। और वो कहता है वो अलाउंस जो काम करने के लिए है वो आपकी इनकम में शामिल नहीं होगा, लेकिन वो अलाउंस जो काम करने के लिए उसमें क्या शामिल नहीं होगा, यानी वो वाले अलाउंस जो सोली एक्सपेंडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, एम्प्लॉय ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड। हाँ, अगर आपको कोई फिक्स पैसे मिल रहे हैं, चाहे आप वो काम करें या ना करें, अगर आपको फिक्स पैसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है ये इनकम में शामिल होगा। यानी उसने कहा ना कि वो अलाउंस जो एक्सपेंडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है वो इनकम में शामिल नहीं होगा। इसने कहा वो अलाउंस जो एक्सपेंडेड सोली एक्सपेंडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, यानी इनकम में शामिल होगा। फिर सुनो, मैंने पहले पढ़ाया अलाउंस एक्सपेंडेड, अलाउंस किसी भी किस्म का हो वो आपकी इनकम में शामिल होगा, सिवाय वो अलाउंस जो सोली एक्सपेंडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी हो, यानी काम करने के लिए हो, वो इनकम में शामिल नहीं होगा। यही पढ़ाया। हाँ, कौन से ऐसे अलाउंस हैं जो काम करने के लिए नहीं समझे जाएंगे, यानी जो अलाउंस काम करने के लिए नहीं समझा जाएगा, इसका मतलब है वो इनकम में शामिल होगा। यार मेरे साथ चल रहे हो? अलाउंस solely expended in the performance of duty does not include, यानी solely expended for the performance of duty नहीं होगा। कौन सा? ये दो। कौन से? वो वाले अलाउंस जो मंथली बेस पर दिए जाते हैं, फिक्स दिए जाते हैं, समझा जाएगा ये solely expended for performance of duty नहीं है, यानी समझा जाएगा ये इनकम में शामिल होंगे। आपके पास पेपर में एक सवाल है, उसने आपको ये बताया 5% ऑफ सैलरी फिक्स मिलता है और उसको आपने ऐड किया हुआ है, क्यों फिक्स मिल रहा है सर? समझा जाएगा वो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए नहीं है। हाँ, अगर वो पढ़ाने जाएंगे या ना जाए 20,000 मिलेगा ही मिलेगा, तो सर ये इसका मतलब है वो फिर इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर मैं गया हूं पढ़ाने तो दिए, जब नहीं गया तो नहीं दिए, इसका मतलब है कि ये फिक्स। सर दूसरा, हाँ, सिर्फ और सिर्फ काम के लिए हो, इसमें लिखा हुआ है अलाउंस विच इज नॉट होली, जो सिर्फ और सिर्फ काम के लिए हो वो तो ठीक है, इनकम में शामिल नहीं होगा, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ काम के लिए ना हो, नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरीली फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, वो इनकम में, इसका मतलब है वो सोली एक्सपेंडेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, यानी वो इनकम में शामिल होगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए नहीं है तो वो इनकम में शामिल होगा, अगर वो फिक्स है तो वो इनकम में शामिल होगा। यार मेरी बात पिक कर गए हो? जी भाई, टिश्यू खत्म हो गए। अच्छा और कोई बात? अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, एक भाई ने कहा है अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन बताते हैं। जी मैं जरूर बता देता हूं। यार ऑनलाइन में देखें, कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहे तो वो मुझे, चलो ठीक है। अच्छा दोस्त, बात बता क्या है? अपॉर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को। यही अपॉर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स में भी इस्तेमाल होता है।
जब मैंने इसको ज्यादा बारीकी में समझा देता हूं। हम 3 दोस्त हैं, कंपनी में होते हैं बड़े बड़े खर्चे, बिजनेस में होते हैं बड़े बड़े खर्चे, तो हर खर्चे को अलग-अलग देखना पड़ता है और खर्चों को तकसीम करना पड़ता है। हम 3 दोस्त हैं, एक बंदा कहता है चिकन कढ़ाई मंगवा लेते हैं, तीनों कहते हैं हाँ मंगवा लेते हैं। दूसरा बंदा कहता है रायता मंगवा दो, कहते हैं भाई मैंने रायता नहीं खाना। 2 बंदे रायता खा रहे हैं, एक बंदा रायता नहीं खा रहा। एक बंदा कहता है बोतल मंगवा लेते हैं, 2 राजी है बोतल पीने के लिए, तीसरे वाला राजी नहीं है। अब जो कढ़ाई का बिल होगा वो तीनों पे तकसीम होगा, रायते का बिल 2 पे तकसीम होगा, बोतल का बिल भी 2 पे तकसीम होगा। यार मेरी बात समझ आ रही? जिस बंदे ने बोतल नहीं पी वो बोतल में पार्टिसिपेट, बोतल के खर्चे में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसी तरह ही जिस बंदे ने रायता नहीं खाया वो रायते के पैसों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सही मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, अब चूंकि ये पैटी लेवल पे तो क्या यार रायता 20 का है 50 का है, छोड़ो यार क्या आपस में अच्छा नहीं लगता बंदा। लेकिन जब ये कंपनी लेवल पर 2 की जगह ऊपर 6 सिफर होते हैं और ये मिलियन होता है तो फिर ये वाला मजाक नहीं होता। अच्छा, फिर ये वाली बात नहीं होती। अच्छा, अब क्या होगा? अब तकसीम करना पड़ता है। अब जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि तकसीम तो करना पड़ेगा। इसी तरह ही मैंने अब आपको एग्जाम्पल को पिच कर दिया, मैं ज्यादा डिटेल में एग्जाम्पल दी। एक बंदा आपके पास काम करता है 30,000 रुपए नौकरी सैलरी पर, वो ड्राइवर है, वो ऑर्डर भी डिलीवर करता है और फारिग बैठा हो तो ऊबर भी, आपने से कहा कि ऊबर भी चलाया करो। अब जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर दे आता है, नहीं आता तो वो ऊबर ही चला रहा होता है। अब ऊबर से यानी आप अदर सोर्स से भी पैसे कमा रहे हैं और बिजनेस से भी पैसे कमा रहे हैं, तो इस बंदे की जो सैलरी है उसको किस तरह से तकसीम करेंगे? पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई अगर तो आपने उससे डिसाइड किया था कि आधा टाइम ऊबर चलाना और आधा टाइम ऑर्डर देना, फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो एलोकेट कर देंगे। लेकिन अगर बात इतनी सीधी नहीं है, फारग होता है तो ऊबर चला लेता है, ऑर्डर आता है तो ऑर्डर दे आता है, तो फिर अब आप इसकी सैलरी को कैसे तकसीम करेंगे? रेवेन्यू की बेस पर तकसीम करेंगे। किस बेस पर तकसीम करेंगे? बिजनेस का रेवेन्यू था 2 लाख, ऊबर का रेवेन्यू था 1 लाख। थैंक यू यार। बिजनेस का रेवेन्यू था 2 लाख, ऊबर का रेवेन्यू था, अदर सोर्स का रेवेन्यू था 1 लाख। अब इस बेस पर इसको तकसीम कर देंगे। ये असल स्टोरी है। जो इनकम कमाने में इसने हेल्प की है, काम किया है, उसी इनकम में से इसको माइनस करना है। और सर समझ आ रही यार? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? ये असल बात है। जब हम सेल्स टैक्स पे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वो वाली एग्जांपल भी दूंगा जो वहां पर अपोर्शनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है। डन जी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक ऑनलाइन सवाल है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी सर जी फाइनल में बड़ी डिटेल में है, अभी इस वक्त तो जो आपकी किताब में लिखा हुआ है वो मोर देन इनफ है। आपको बताता चलूं कि लिमिटेड आइटम्स पे सिर्फ ये एफईडी अप्लाई होती है, हर केस में नहीं। लिमिटेड आइटम पर एफईडी अप्लाई होती है और ये एफईडी कुछ आइटम्स पर वेट की बेस पर अप्लाई होती है, कुछ आइटम्स पर क्वांटिटी की बेस पर अप्लाई हो जाती है। और अगर आप एक्सपोर्ट करें तो वो एफईडी यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो भाई फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगती है। आपको बताता चलो बैंकिंग सर्विसेज पर भी एफईडी लगती है, व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर पर भी लगती है, सीमेंट पर भी लगती है, तंबाकू पर भी लगती है, सिगरेट पर भी लगती है, और भी इसके अलावा चीजें शायद 16 से 18 है। सीफैप में जब आप आएंगे इंशाल्लाह तब बता देंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। एफईडी के बारे से भाई यही बात आपको पता होनी चाहिए। ये एफईडी की थोड़ी सी बात तब आती है जब आप इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन पढ़े होते हैं सेल्स टैक्स में, तो वहां पे कहते हैं कि आउटपुट टैक्स में वो वाली एफईडी भी शामिल है जो सेल्स टैक्स मोड पर चार्ज की जाती है, और इनपुट टैक्स में वो वाली एफईडी भी शामिल है जो पे की जाती है सेल्स टैक्स मोड में। ठीक है, वो इंशाल्लाह
उधर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की बात ही नहीं। आपके पूरे सिलेबस में एफईडी 2 बार आई है, एक बार ये, इतनी 4 लाइनें मोड़ देने नफा। जी और कोई सवाल? जी भाईजान। सर जी मेहनत से पढ़ें, मेरा तो मशवरा यही है कि ध्यान से इस चैप्टर के पीछे पढ़ जाओ और इसको अच्छे से करो तैयार, ठीक है? तो सर न्यूमेरिकल की वीडियो भी देनी है एक्सरसाइजेस की। ताहिर भाई हैं, आप प्लीज मुझे एक बार व्हाट्सएप पे बता दीजिए कि आप किस पर्टिकुलर वीडियो की बात करना चाह रहे हैं। एक सवाल है मेरे जहन में सेल्स टैक्स का आबिद वाला, जो मैंने स्मार्ट कोर्स में उसकी वीडियो डालनी है, वो मैं डाल दूंगा। थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं अब तक कर नहीं सका, वरना वो मैंने कर देना था। डन है भाई? नहीं यार, प्रीवियस अटेम्प्ट वाले सवाल सेल्स टैक्स के, इनकम टैक्स के, सैलरी के और बिजनेस के, वो तीनों इंशाल्लाह मेरे प्लान में है कि मैंने आपको इस रिवीजन सेशन में कराने हैं, ठीक है? बिल्कुल हलवा ना हुआ तो मैं जरूर कराऊंगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि वो सवाल को इतना गलबा हो कि मैं कहूँगा यार जाने तो, इससे पिछला सवाल अच्छा है वो करा देता हूं, वरना मैंने जरूर कराने हैं, ठीक है? ले सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।